पुराने वक्तों की बात है। कहानी का आगाज एक परफिजा पहाड़ी इलाके से होता है, जहां एक नौजवान जिसका नाम जैद था दूर दराज के सफर पर निकला हुआ था। वो एक पुरअमन गांव नूरपुर में अपने मरहूम मामू के पुराने घर की विरासत संभालने जा रहा था। जैद एक नर्म मिजाज और तालीम याफ्ता लड़का था, मगर दुनिया की चालाकियों से कुछ नावाकिफ। सफर लंबा था, इसलिए जब शाम पड़ने लगी तो उसने एक छोटी सी पुरानी सराय में कयाम किया। सराय के अहाते में एक सफेद दाढ़ी वाला फकीर बैठा हुआ था, जो लकड़ी के सहारे चलता और एक पुराना चुगा पहने हुए था। जैद ने फकीर को सलाम किया और पूछा, बाबा जी, अब कहाँ जा रहे हैं? फकीर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा, मैं भी नूरपुर जा रहा हूँ। ये सुनकर जैद हैरान हुआ, क्योंकि यही उसकी भी मंजिल थी। दोनों ने खाने के वक्त एक ही दस्तरखान पर खाना खाया। बातों बातों में जैद ने बताया कि वो मामू के घर जा रहा है, जिनका नाम इनायत अल्लाह था। फकीर चौंक गया, बेटा, इनायत अल्लाह, वो मेरे पुराने दोस्त थे, तुम उनके भांजे हो। जैद ने सर हिलाया। फकीर ने आह भरी और कहा, बहुत अच्छे इंसान थे। अगली सुबह दोनों ने सफर इकट्ठे तय करने का फैसला किया, मगर रवानगी से पहले जैद ने फकीर से एक शर्त रखी, बाबा जी, एक बात का वादा कीजिए, दौरान सफर अब मेरे किसी अमल पर सवाल नहीं करेंगे। फकीर ने हैरत से पूछा, कैसी शर्त है ये? जैद ने संजीदगी से कहा, बस वादा कीजिए, सवाल मत कीजिएगा। फकीर ने मुस्कुरा कर वादा कर लिया, मगर दिल ही दिल में इसे जैद की बात अजीब जरूर लगी। जैद और फकीर पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलते जा रहे थे। जंगल के बीचों बीच पगडंडियों पर चलते हुए दोपहर हो चुकी थी। सूरज सर पर था और दोनों थकन से निढाल हो चुके थे। कुछ फासले पर एक पुराना सायादार बरगद का दरख्त नजर आया। दोनों ने वहां बैठकर कुछ देर आराम करने का फैसला किया। फकीर ने बिस्मिल्लाह कहकर थैले से सूखी रोटियां और थोड़ा सा सालन निकाला। जैद ने अपना खाना निकाला, मगर खाने से पहले इसने बैग से एक छतरी निकाली, इसे खोला और अपने सर पर तान ली, हालांकि वो दरख्त के गहरे साए में बैठे थे। फकीर हैरत से देखता रहा। इसकी पेशानी पर बिल पड़ गए, मगर वदा याद था, खामोश रहा। जैद आराम से छतरी थामे खाता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फकीर ने दिल में सोचा, ये पागल है या खुद को ज्यादा अक्लमंद समझता है? दरख्त का साया भी काफी है, फिर ये छतरी क्यों? खाने के बाद फकीर जब्त न कर सका और बोल ही पड़ा, बेटा, एक बात पूछो। जैद ने खामोशी से खाने का बर्तन समेटा, छतरी बंद की और संजीदगी से फकीर को देखा। बाबा जी, मैंने अब से शर्त ली थी, अब वादा भूल गए। उसका मतलब है कि हमारा साथ यहीं तक था। फकीर शर्मिंदा हुआ, बेटा, मेरी खता माफ करो, अब वादा करता हूं कि कोई सवाल नहीं करूंगा। जैद ने कुछ देर खामोशी अख्तियार की, फिर सर हिलाकर बोला, चलिए दोबारा सफर शुरू करते हैं। चलते चलते रात हो गई। दोनों ने एक सुनसान जगह रात गुजारने का इरादा किया। जैद ने कहा, बाबा जी, हमें ऐसा दरख्त ढूंढना होगा जिस पर चढ़कर रात गुजारे। जमीन पर सोना महफूज नहीं। फकीर हैरान हुआ, दरख्त पर? बेटा, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, चढ़ना मुश्किल होगा। मगर जैद ने शर्त की याद दिला दी। मजबूरी में फकीर मान गया। जैद ने एक मजबूत पेड़ तलाश किया और फकीर को सहारा देकर ऊपर चढ़ाया, फिर खुद भी चढ़ गया। दोनों तने से टेक लगाकर बैठ गए। हवा हल्की चल रही थी। जंगल की खामोशी में पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज, मगर जैद पुरसुकून था। फकीर ने दिल में कहा, ये कैसा इंसान है? कुछ तो राज है इसकी उन हरकतों में। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर गई। जब सुबह हुई, जैद ने फकीर को नीचे उतारने में मदद दी और दोनों ने दोबारा सफर शुरू किया। सुबह की ताजा हवा में दोनों मुसाफिर आगे बढ़ते रहे।
जैद पर सुकून और चुपचाप आगे चल रहा था, जबकि फकीर अब जैद की हर हरकत पर अंदर ही अंदर तज्जिया करता जा रहा था। काफी देर चलने के बाद दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी में पानी बह रहा था, लेकिन गहरा नहीं था। दूर दूर तक कोई पुल नजर नहीं आ रहा था। जैद ने नदी के किनारे खड़े होकर कुछ देर इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर बोला, बाबा जी, हमें इसी नदी को पैदल पार करना होगा, कोई और रास्ता नहीं। फकीर ने सर हिलाया, चलिए बेटा, जैसे तुम कहो। फकीर ने एहतियात से अपने पुराने जूते उतारे, बगल में दबाए और पानी में उतरने लगा। इधर जैद ने एक लम्हे की भी ताखीर न की, अपने नए चमकते हुए जूते पहने हुए ही नदी में उतर गया। फकीर ने चौंक कर उसे देखा, दिल ही दिल में बोला, ये क्या अक्लमंदी है, नया जूता पानी में भिगो दिया, ये तो सीधी सी नादानी है। मगर अब की बार फकीर ने जबान न खोली। शर्त याद थी, वो चुपचाप इसके पीछे पीछे नदी पार करता रहा। जब वो दोनों पार पहुंचे तो जैद के जूते मुकम्मल भीग चुके थे, कीचड़ से लथपथ। फकीर ने फौरन अपने जूते दोबारा पहन लिए, साफ और खुश्क। उसने जैद की तरफ तंजिया निगाह डाली, मगर जैद अपने जूतों की हालत से बेपरवाह आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। फकीर के दिल में दोबारा ख्याल आया, ये नौजवान आखिर कैसा है, कहीं ये वाकई कोई बेवकूफ तो नहीं। चलते चलते वो अपनी मंजिल नूरपुर के करीब जा पहुंचे। दोपहर का वक्त था, धूप तेज हो चुकी थी और भूख भी शदीद थी। जैद फिर भी नहीं रुका, इसकी रफ्तार में मजीद तेजी आ चुकी थी। फकीर हाँफते हाँफते बोला, बेटा, थोड़ा रुक जाएं, कुछ खा लें, आराम कर लें। जैद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बाबा जी, बस कुछ ही फासले पर हमारा सफर मुकम्मल हो जाएगा, सब्र करें। फकीर ने अब कुछ न कहा, मगर अंदर ही अंदर सोचता रहा, ये सफर नहीं, आजमाइश है, मगर अंजाम तक पहुंचे बगैर ये मुअम्मा नहीं खिलेगा। कुछ ही देर में वो दोनों गांव के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। जैद ने फकीर से मुसाफहा किया और कहा, बाबा जी, मेरा रास्ता यहाँ से जुदा होता है, मैं अपने किसी करीबी अजीज से मिलने जा रहा हूँ। फकीर ने रस्मी तौर पर उसे अपने घर आने की दावत दी। मेरे घर मेरी बेटी है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, आज के दिन तुम हमारे मेहमान हो। जैद ने शाइस्तगी से इनकार करते हुए कहा, बाबा जी, अब की दावत का शुक्रगुजार हूँ, मगर मैं इस अजीज से मिलने में ताखीर नहीं करना चाहता। अगर ठहरने की जरूरत पड़ी तो किसी सराय में रुक जाऊंगा। फकीर ने सर हिला दिया, मगर दिल में फिर वही खलिश बाकी रही। जैद रुखसत हुआ, मगर जाते जाते एक अजीब सी बात कही, बाबा जी, घर पहुंची तो दरवाजा खटखटाकर और खांस कर अंदर जाइएगा। फकीर ने हैरत से पूछा, अपने ही घर में ये सब? जैद ने मुस्कुरा कर कुछ न कहा और रुखसत हो गया। फकीर, जिसका नाम हाजी नेमत था, गांव के दरवाजे से अपने घर की तरफ रवाना हुआ। दिल में अजब सी कैफियत थी उस जैद के तर्ज़ अमल, चुप साध कर सफर करने और हर कदम पर गैर रिवायती अंदाज अपनाने ने उसे उलझा कर रख दिया था। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही जैद की अजीब नसीहत याद आई, दरवाजा खटखटाकर और खांस कर अंदर जाइएगा। हाजी नेमत ने पहले तो मुस्कुरा कर उसे नजरअंदाज करने का सोचा, मगर जाने क्यों एक लम्हे को ठटका। फिर इसने जोर से दरवाजा खटखटाया और एक बार हल्का सा खानसा भी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। अंदर से एक जवान लड़की निकली, नाजुक सी, बादब। ये थी हाजी नेमत की बेटी ज़ैनब। ज़ैनब ने चौंक कर कहा, अब्बा जान, आपने दस्तक दी और खानसा भी? हाँ बेटी, बस यूं ही, एक नौजवान ने नसीहत की थी। ज़ैनब के चेहरे पर रंग आकर चला गया। शुक्र है अब्बा जान, वरना क्या? हाजी नेमत ने चौंक कर पूछा। ज़ैनब ने कहा, अब्बा, मैं गुस्ल खाने में थी, अगर आप बगैर इत्तिला के आ जाते तो मैं घबरा जाती।
हाजी नेमत हक्का बका रह गया। जैद की ये बात कितनी मामूली लगी थी, मगर उसने एक गैर मुतवक्के मसले से बचा लिया था। वो अंदर आया, बिस्तर पर बैठा और दिल ही दिल में सोचता रहा। ज़ैनब ने गर्म रोटी, मक्खन और गोश्त का सालन ला कर रखा। बाप बेटी खाने लगे। हाजी नेमत ने सारा सफर, जैद की बातें, इसकी शर्त, छतरी, दरख्त पर रात गुजारने और नदी पार करने के सब वाकयात ज़ैनब को सुना। ज़ैनब बड़ी तवज्जो से सुनती रही, फिर धीरे से बोली, अब्बा जान, वो नौजवान बेवकूफ नहीं था, वो बहुत समझदार था। समझदार वो जिसने साया में बैठकर छतरी खोली, जिसने नदी में जूते भिगो दिए, जिसने बोरे को दरख्त पर चढ़ा दिया। ज़ैनब मुस्कुराई और कहने लगी, जी हाँ, छतरी इसलिए खोली ताकि दरख्त पर बैठी चिड़िया या परिंदे खाने में कुछ न गिरा दें, एक एहतियात थी। रात दरख्त पर गुजारना इसलिए बेहतर था कि नीचे सांप, बिच्छू या जंगली जानवर हमला कर सकते थे, एक हिकमत थी। और नदी में जूते न उतारना, शायद वो जूते से ज्यादा अपनी जान को महफूज रखना चाहता हो। जूते बह सकते थे, पांव जख्मी हो सकता था। ये भी अक्ल थी, कुर्बानी थी। हाजी नेमत ने पहली बार खामोश होकर उन बातों पर गौर किया। ज़ैनब ने कहा, अब्बा, अगर वो नौजवान यहाँ से जा चुका हो तो अफसोस होगा, अगर अभी है तो उसे खाने पर बुलाएं। हाजी नेमत ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। अगर वो नौजवान सराय में हुआ तो मैं खुद जाकर उसे दावत दूंगा। ज़ैनब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अगले ही दिन सुबह सवेरे हाजी नेमत सराय की तरफ रवाना हो गया। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि ज़ैद अभी वहीं हो। गांव की पुरानी सी सराय, जो मुसाफिरों के लिए ठिकाना बनी रहती थी, दौर से ही दिखाई देने लगी। जैसे ही हाजी नेमत अंदर दाखिल हुआ, वो ज़ैद को देखकर खुश हो गया। ज़ैद सामान बांध रहा था, शायद वापसी की तैयारी थी। बेटा ज़ैद, हाजी नेमत की आवाज में अपनायत थी। ज़ैद ने मुड़कर देखा, बाबा जी, अब बेटा, कल तुमसे एक गुस्ताखी हुई थी, मगर आज मैं एक और बात के लिए आया हूं। मेरी बेटी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। उसने कहा, तुम बहुत समझदार हो। ज़ैद ने हैरानी से पूछा, आपकी बेटी ने? हाँ बेटा, और उसने ये ख्वाहिश की है कि तुम हमारे घर एक बार मेहमान बनो। सिर्फ खाने के लिए आओ, फिर चाहो तो सराय वापस चले जाना। ज़ैद ने कुछ सोचा, फिर सर हिलाकर कहा, अगर ये दावत बेटी की तरफ से है तो इनकार मुमकिन नहीं। मैं शाम को आ जाऊंगा। शाम को ज़ैद उनके घर पहुंचा। हाजी नेमत ने दरवाजा खुद खोला और निहायत इज्जत व एहतराम से ज़ैद को अंदर बुलाया। ज़ैनब ने अंदर बैठक में खाने का इंतजाम किया हुआ था। खाने की खुशबू से घर महक रहा था। गोश्त, कबाब, चपातियां, सब कुछ तैयार था। ज़ैनब ने खाने को मुलाजिम के हाथ भेजा, मगर साथ एक शर्त भी, जब खाना ज़ैद के सामने रखो तो ये शेर जरूर कहना, चांद की 14वीं रात और आसमां पर तारे घने घने, 4 बुर्ज मस्जिद के चारों कोने में खड़े खड़े। मुलाजिम ने हैरत से शेर याद किया, खाने का थाल संभाला और अंदर चला गया। ज़ैद के सामने खाना रखते हुए इसने शेर पढ़ दिया। ज़ैद ने सालन पर नजर डाली, रोटियां गिने और फिर मुस्कुरा कर जवाब दिया। अपनी मालिकन से कहना, चांद की 14वीं रात और आसमां पर तारा कोई कोई, 4 बुर्ज मस्जिद के, इनमें से एक गिरा हुआ। मुलाजिम ने वापस जाकर शेर ज़ैनब को सुनाया। ज़ैनब का चेहरा संजीदा हो गया। सच सच बता, सालन में से बोटियां खाएं और रोटी? मुलाजिम घबरा गया, इसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। घिघियती हुए बोला, बीबी जी, गलती हो गई, बस खुशबू से दिल बहक गया था। ज़ैनब ने सख्ती से कहा, तेरी नौकरी खत्म। तो एक मेहमान के साथ ये बददियानती कर सकता है?
तो किसी के साथ भी कर सकता है। रात का खाना खत्म हुआ, जैद रुखसत होने लगा तो हाजी नेमत ने ज़ैनब से पूछा, बेटी ये सब तुमने कैसे सोचा? ज़ैनब ने कहा, अब्बा जान, मैंने इस नौजवान की अक्ल देखी थी, इसके हर कदम में हिकमत थी। सोचा क्यों ना उसकी आजमाइश की जाए। इसका जवाब भी हिकमत से भरा हुआ था। हाजी नेमत देर तक सोचता रहा और आखिर कहने लगा, बेटी तुम हो भी समझदार और वो भी। मैं समझता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन हो। अगर तुम इजाजत दो तो मैं ज़ैद से रिश्ता की बात करूं। ज़ैनब ने शर्मा कर कहा, अब्बा जान, जैसे आपकी मर्जी। सुबह का वक्त था, धूप की किरणें धीरे धीरे सहन में उतर रही थीं। हाजी नेमत का दिल आज कुछ खास बेचैन था। वो कई बार बैठकर उठा, कभी दरवाजे की तरफ देखता, कभी ज़ैनब के कमरे की तरफ। आखिरकार उसने अपने दिल की बात कहने का इरादा कर ही लिया। वो सीधा सराय की तरफ गया जहां ज़ैद क़याम पजीर था। ज़ैद सामान समेट रहा था। सफर के आसार उसकी आंखों में थे। हाजी नेमत ने आहिस्तगी से आवाज दी, ज़ैद बेटा। ज़ैद ने मदब होकर जवाब दिया, जी बाबा जी, हुक्म करें। हाजी नेमत कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से गोया हुआ, ज़ैद, मेरे पास दुनिया की दौलत तो नहीं, बस एक ही बेटी है, ज़ैनब। मेरे घर, मेरे दिल, मेरी जिंदगी की आखिरी खुशी। मैंने तुम में वो सच्चाई देखी है जो आजकल के जमाने में कम लोगों में मिलती है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी शर्तें, तुम्हारा सुकूत, ये सब हिकमत से भरा हुआ था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी का हाथ थामो। क्या तुम मेरी बात कबूल करोगे? ज़ैद खामोश हो गया। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। फिर इसने नजरें झुकाईं और आहिस्ता से कहा, बाबा जी, ये आपका बड़ा करम है। मैं इस लायक नहीं, लेकिन अगर आप और ज़ैनब बीबी वाकई मुझ पर एतमाद रखते हैं तो मैं वादा करता हूं कि हमेशा इज्जत, वफादारी और इखलास से इस रिश्ते को निभाऊंगा। हाजी नेमत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने ज़ैद को गिले से लगा लिया। चंद रोज बाद ज़ैद अपने माँ बाप को साथ लेकर नूरपुर वापस आया। सादगी मगर खुलूस से भरपूर निकाह की तकरीब हुई। पूरे गांव में बात फैल गई कि हाजी नेमत ने अपनी बेटी का रिश्ता एक अजीब मगर अक्लमंद नौजवान से किया है। शादी के बाद हाजी नेमत के घर में सुकून उतर आया। ज़ैनब और ज़ैद एक दूसरे की अक्ल, फहम और इज्जत का एहतराम करते थे। एक दिन शाम को ज़ैनब ने ज़ैद से पूछा, ज़ैद, एक बात सच सच बताओ, सफर में वो सब कुछ क्यों किया? छतरी, दरख्त, जूते, वो शर्त। ज़ैद ने मुस्कुरा कर कहा, ज़ैनब, इंसान के किरदार की परख सफर में होती है। बाबा जी की नरमी, उनका सब्र और उनका दिल जांचना जरूरी था। और मैं जानना चाहता था कि क्या वो सिर्फ बुजुर्ग होने के नाते इज्जत के काबिल है, या इनमें वो दरगुजर, ज़ब्त और ज़र्फ भी है जो असल बुजुर्गों में होता है। शर्त एक आजमाइश थी, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। ज़ैनब मुस्करा दी, और मेरा इम्तिहान? ज़ैद ने शरारत से कहा, वो तो शेर में था जो तुमने पास कर लिया। और फिर दोनों हंस दिए। ऐसे ही ज़ैद और ज़ैनब की जिंदगी इल्म, मोहब्बत, बर्दाश्त और हिकमत से भरपूर चलती रही। और हाजी नेमत अक्सर सहन में बैठा दुआ करता, अल्लाह, हर बेटी को ऐसा शौहर अता फरमा जो उसकी इज्जत करे, और हर बाप को ऐसा इत्मीनान नसीब हो जैसा तूने मुझे दिया।